सुनील जी, मैं आपसे इसलिए क्योंकि आप हम सब लोगों में वरिष्ठ हैं। जब अनशन की बात होती है, उसकी पवित्रता की बात थोड़ा अपने दर्शकों को याद दिला दूं। आप लोग गूगल करिएगा, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, और एक नाम देखिएगा, श्री रामलू। रामलू जी ने तेलुगु भाषी प्रदेश को, जिसको आंध्र प्रदेश बाद में बोला गया, को तमिलनाडु, मतलब उस समय मद्रास स्टेट थी, तमिलनाडु से अलग करने के लिए 56 दिन का उपवास किया था, और इनकी मृत्यु हो गई थी। वो ऐसा जतिननाथ दास के बाद जिन्होंने पहली बार जिनका उपवास हुआ था, जो क्रांतिकारी थे, लाहौर जेल में उनका 63 दिन के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, वो सबको याद है। रामलू साहब आजाद भारत के पहले जो आमरण अनशन करके उन्होंने जान दी, और आज वो एक नायक की तरह तेलुगु भाषी और आंध्र प्रदेश में उनकी उस तरह से पूजा होती है। ये बात में एक और चीज सुनील जी दर्शकों को बता दूं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो जो बहुत आता नहीं है। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड आमरण अनशन का, और जहां पे आमरण अनशन करके वापस आया, वो भगत सिंह और सुखदेव, अगर मैं गलत नहीं, सुखदेव राजगुरु जी के नाम पे है, 116 दिन का। उससे पहले आयरलैंड के कुछ क्रांतिकारी थे, उनके नाम से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से 116 दिन का सरदार भगत सिंह जी के नाम पे है। मैं सुनील जी इसी बात पे कर रहा हूं, जो डिटेल तो संजीव जी ने बताया वहां की लोकल ग्राउंड रियलिटी का कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक और पक्ष को ये कह रहा हूं कि ये गांधी या जो भी अहिंसा की बात करता है, वो शायद हिंसात्मक लोगों से ज्यादा उसके अंदर आत्मिक बल होता है, उनसे ज्यादा वो किसी भी एडवर्सिटी को फेस करने के, उसके समक्ष खड़े होने की उसके पास ज्यादा शक्ति रहती है, और तब वो ये बात आमरण अनशन की करता है। आमरण अनशन कभी भी मेरे हिसाब से वीक आदमी नहीं करता है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हो, चाहे डल्लेवाल साहब हो, ये लोगों ने एक कॉज के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। पीके की तो कहूंगा ही कहूंगा, क्योंकि इलेक्शन अब सामने दिखाई दे रहा है तो सब लोग एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इस एक पवित्र हथियार को, जो जो दुनिया को एटम बम अगर अमेरिका ने दिया, तो हमने एटम बम से ज्यादा बड़ा हथियार आमरण अनशन गांधी जी ने इस दुनिया को दिया था, और तमाम चीजें इससे हल भी हुई हैं। मैं उस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि इतने पवित्र चीज को पीके जैसे लोग, जो अपने को गांधी जी और जन स्वराज और ये सब नाम करके उसको थोड़ा मतलब उस हथियार को थोड़ा ऐसा नहीं बना दे रहे हैं कि लोगों को लगेगा कि सब फैशन है। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, एक जानने वाले हैं, वो आमरण अनशन करते हैं, दिन में बैठते हैं, रात में घर चले जाते हैं, फिर सुबह आके मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये कौन सा आमरण अनशन है? कहने ने कहाँ बैठे हैं, रात में बड़ी ठंडक होती है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। तो सुनील जी, पहली टिप्पणी इस पवित्रता पे, और फिर जो पीके की पॉलिटिक्स है। सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। आपने कई लोगों के नाम बताए जिन्होंने वाकई अनशन किया, या अनशन शब्द की को परिभाषित किया, जिया। एक आध लोगों का ऐसा भी नाम हम ले लीजिए जिन्होंने पीके की तरह से अनशन किया, कोई नाम आपको याद नहीं आएगा। हाल के दिनों में आपने तो इतिहास बताया, हाल के दिनों में जिन लोगों ने हमारे आपके सामने जिन्होंने अनशन किया, अग्रवाल साहब का नाम आपने कई बार लिया, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सबके आदर के पात्र है। हाल के दिनों में तेलंगाना राज्य के अनशन के लिए राजनीतिक अनशन किया केसीआर ने, वो भी आप देख लीजिए कैसे अनशन हुआ था, और उस समय केसीआर की हालत क्या हो गई थी। इस समय एक अनशन चल रहा है डल्लेवाल साहब को, जिनका आपने उल्लेख किया। डल्लेवाल साहब किस स्थिति से गुजर रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है, सामान्य बीमारी उनको नहीं है, और आज 41वां या 42वां दिन हो गया, और ये सरकार 3 दिन के भीतर, ये बीजेपी की सरकार 3 दिन के भीतर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, और डल्लेवाल साहब के अनशन पे कुछ बोलती भी नहीं। तो यह किस तरह का अनशन है, किन लोगों के साथ दुर्व्य संधि के तहत किया जा रहा है, किस फायदे के लिए किया जा रहा है, ये सब साफ है। और बहुत पहले की बात नहीं है, आज से 10-12 साल पहले, जब ये दिल्ली का अनशन हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब उभर करके सामने आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला, उसमें भी अनशन हो गए। उस समय का भी दृश्य याद कर लीजिए। सवाल है कि ये
प्रशांत किशोर जी अनशन, पदयात्रा, जनसंपर्क, ये जितने माध्यम है लोगों के बीच पहुंचने के, सबको दूषित करने की कोशिश की है। जो उनकी पदयात्रा थी, वो पदयात्रा किसी तरह मैंने किसी तरह से पदयात्रा हो सकती है क्या? उससे पदयात्रा होती है? आपने कहा भी कि वो कुछ समय पैदल चल लिए, कुछ समय लंबे समय तक गाड़ी में बैठ लिए और इसी तरह का कुछ वैनिटी बैग वैन टाइप कोई चीज रही होती थी, अपना टल रहे थे वो। और इतने संसाधनों के साथ संसाधनों की कोई कमी तो नहीं थी। मैंने जिन लोगों ने प्रशांत किशोर के इस पदयात्रा को देखा है, स्वराज यात्रा को, कोई संसाधन की कमी नहीं थी। संसाधन आए कहां से, किसने दिए? तो किस पर्पज, किस उद्देश्य से यह अनशन किया जा रहा है, या पदयात्रा निकाली जा रही है, या स्वराज अभियान चलाया जा रहा है, ये कम से कम बिहार की जनता खूब अच्छे समझती है। आप आंदोलन क्यों करते हैं? आंदोलन किसके खिलाफ किया जाता है? सत्ता के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हुकूमत में बैठे हुए लोगों के खिलाफ। क्या यह अनशन या यह पदयात्रा या राजनीतिक आंदोलन इन लोगों के खिलाफ होता हुआ दिखता है? सरकार के खिलाफ अनशन करते हैं आप ना, कोई विपक्ष के खिलाफ तो अनशन करता नहीं है। और विपक्ष के खिलाफ अनशन करता है, गोया कि सत्तारूढ़ दल की मदद कर रहा है। ये हथियार क्यों बनाए गए आंदोलन के? हम चुनौती देते हैं, हम सरकारों को चुनौती देते हैं, हम सत्ताधीशों को चुनौती देते हैं। जिन लोगों ने अनशन किए, उन्होंने उन समय के उनके नीतियों के खिलाफ, उनके निर्णयों के खिलाफ, उनके कार्यक्रमों, योजनाओं, सपनों के खिलाफ, उनके एजेंडा के खिलाफ लोगों ने अनशन किया, सड़कों पर निकले, जुलूस निकाला, धरना दिया, प्रदर्शन किया, सभाएं की बड़ी बड़ी। यह किस उद्देश्य के लिए है? प्रशांत किशोर जी अपने पूरे आंदोलन के दौरान जितना हमलावर ये आरजेडी के खिलाफ, लालू के खिलाफ है, तेजस्वी को क्या कहते हैं वो कि कितने फेल है, कितने पास है, बार बार वो कहते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। बाकी लोगों के बारे में तो नहीं कहते। बाकी लोगों के बारे में भी तो तरह तरह की डिग्री डिप्लोमा को लेकर के बहस चलती है, उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हो। तो यह आंदोलन किसके लिए है, यह साफ है। और यह तथ्य है कि जब आप सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए कोई काम करते हैं, तो आपकी स्वीकृति बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? कि सत्ता को पसंद करने वाले लोग सत्ता के साथ चिपके रहते हैं, वह उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, कोई मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति बीजेपी का समर्थन करना चाहेगा, वह वाया क्यों जाएगा? वो सीधे सीधे उनके दरवाजे पर जाकर उनका समर्थन करेगा। उनको प्रशांत किशोर की आवश्यकता क्यों है? उनको मायावती जी की आवश्यकता क्यों है? या ऐसे किसी भी दल की आवश्यकता क्यों है जो बीजेपी की मदद करती हुई नजर आ रही है? तो प्रशांत किशोर जी ने जितने राजनीतिक तरीके रहे, पवित्र तरीके रहे हैं, जिनके माध्यम से लोगों ने जनता का विश्वास जीता और अपनी साख बनाई, उन सबको उन्होंने अपवित्र करने की कोशिश की और अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए। और अच्छी बात यह है कि यह एजेंडा इनका पहले दिन से खुला हुआ है। बिहार की जनता उन्हें विश्वास नहीं कर रही। आपने छात्रों का यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, कोई राजनीतिक दल इनके पीछे नहीं था। और राजनीतिक दलों का सहयोग भी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे थे, किसी का सहयोग नहीं लेना चाहते थे। उस आंदोलन को हाईजैक करने की आपने कोशिश की, उनके बीच में आप गए, फिर आपने मध्यस्थता करने की कोशिश की। और अब यह अनशन क्या, जब परीक्षा हो गई तो इस अनशन का औचित्य क्या रह जाता है? और इस आंदोलन के चलते अब ये तो केवल अपनी साख बचाने की कोशिश है ना। जब ये कहा जा रहा था कि इन्होंने कहा कि जब पुलिस की लाठी चलेगी तो सबसे पहली लाठी मुझको लगेगी, जब लाठी चलनी हुई तो गायब हो गए। तो उस खोई हुई अविश्वसनीयता, बढ़ती हुई अविश्वसनीयता, गायब होती है विश्वसनीयता को इन्होंने प्राप्त करने के लिए संसद का सहारा लिया, जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया। यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने वाली, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बचाए रखने का एक राजनीतिक कार्यक्रम है। आखिर किसी आंदोलन के पीछे ऐसे किसके पीछे लोग क्यों जाते, कौन लोग जाते, किनके बीच में हम हिस्सेदारी करते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उस सरकार से, उस पार्टी से लोग असंतुष्ट हो, उन असंतुष्टों को एकजुट करने का प्रयास तो इंडिया दल समूह पहले से ही कर रहा है, या इंडिया दल समूह एक विकल्प है उनके सामने कि अगर आप इनसे नाराज हैं तो आप इंडिया दल समूह के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर साहब क्या कर रहे हैं? किसके लिए ये एक राजनीतिक ताकत के रूप में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं? तो ये पूरी तरह से प्रशांत किशोर जी का आंदोलन, मेरा अपना मानना यह है कि जितने पवित्र और सुरक्षित और प्रभावी राजनीतिक गतिविधियां रही हैं,
उनके सहारे अपने को स्थापित करने और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की एक कोशिश है। यह कहीं से भी जनहित का या जनता के साथ खड़े होने का आंदोलन नहीं है। यह उन विद्यार्थियों के हित में नहीं है जिनकी आड़ में इन्होंने अनशन किया या जो धरने पर बैठे। आप कोई भी अनशनकारी व्यक्ति, आप जैसे आप लखनऊ में देखिए, लखनऊ में धरना देने, अनशन करने, प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित है। कोई व्यक्ति उन जगहों का उल्लंघन नहीं करता। असंतुष्ट, उन निर्णयों से असहमत है लोग, वो कहते हैं कि नहीं, हम विधानसभा के सामने धरना देने जाएंगे, लेकिन सरकार अलाउ नहीं करती, कोई झगड़ा नहीं करता। इको पार्क में चले जाएंगे या जो गोमती के किनारे स्थान निर्धारित है वहां कर लेंगे। पटना में भी यही है। पटना में भी स्थान सरकार ने निर्धारित कर रखा है, गर्दनी बाग या क्या नाम है उसका, जहां पे लोग अनशन करते हैं। आप चले गए पटना में गांधी मैदान, गांधी मैदान में तो धरना जुलूस प्रदर्शन नहीं होता, लोगों की राजनीतिक रैलियां आयोजित होती हैं, लेकिन धरने का स्थल गांधी मैदान नहीं है। आप वहां विद्यार्थियों को लेकर चले गए, और विद्यार्थी ऑलरेडी गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी चल रहा है उनका आंदोलन। तो यह आंदोलन को तोड़ने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? अगर आप इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, उनके कारणों के साथ खड़े हैं, तो फिर तो आप उनके साथ खड़ा होगा ना, कि उनके लिए आप एक अलग से आंदोलन चलाना शुरू करेंगे। तो न केवल इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश, बल्कि उससे पैठ बना करके सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने, खासतौर से बीजेपी को लाभ पहुंचाने की कोशिश। इसके अलावा कुछ नहीं है, और यह सरकार भी करती हुई दिखाई दे रही है। अरे करने देते अनशन कुछ दिन, 8-10 दिन अनशन करते तो समझ में आता है कि अनशन होता क्या है। वैनिटी वाइन लेकर के कोई आदमी अनशन नहीं कर सकता। जिसको सोच जाने के लिए भी सुविधाजनक स्थान चाहिए, वो व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता। आंदोलन के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जिन लोगों का हम और आप नाम ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, उन्होंने उसको दांव पर रखा। आज दल्लेवाल साहब पूरे देश में सम्मान के पात्र क्यों बन गए? कि उन्होंने किसानों की काज के लिए अपने जीवन को कीमत उसको दांव पर रखा हुआ है कि ठीक है, भले मेरा जान चली जाए, लेकिन मैं अपने काज को नहीं छोड़ूंगा। तमाम दावों के बावजूद, तमाम दबावों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद वो हटने के लिए तैयार नहीं। और एक तरफ क्या है, तो प्रशांत किशोर साहब जिस राजनीति को कर रहे हैं, वह तरह की राजनीति यह देश स्वीकार नहीं करता। आप आनंद जी, आप याद कि एक और आंदोलनकारी और एक बड़े नेता हम लोग के प्रदेश में आए हुए थे, रोमेश शर्मा, हेलीकॉप्टर लेके राजनीति करते थे। किसने पूछा उनको? कौन उनके पीछे पीछे गया? कुछ लोग थे जिन्होंने उनके संसाधनों का उपयोग किया। उसके बाद किस किस गंभीर मामलों में उनकी सजा तक हो गई। तो सुविधाओं के साथ आप राजनीति, जनता के साथ के मुद्दों के साथ नहीं खड़े हो सकते इतने विलासीपूर्ण तरीके से। तो प्रशांत किशोर जी न केवल आंदोलनों को प्रभावित करने, कमजोर करने, उनके हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को पाने के जो तौर तरीके रहे हैं, उनको भी दूषित करने का प्रयास किया है। जी 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 जी।